नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रस्ताव पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की संसद में पेश हुआ है और जो हमारे शासन और न्याय के बिल्कुल बुनियादी सिद्धांतों को छूता है। ये कहानी है 130वें संविधान संशोधन विधेयक की। एक ऐसा बदलाव जो सत्ता के गलियारों में एक नई बहस छेड़ रहा है। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। क्या कोई मंत्री जेल के अंदर से सरकार चला सकता है? जी हाँ, यही वो चौंकाने वाला सवाल है जिसके जवाब के लिए ये पूरा बिल तैयार किया गया है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस बड़ी बहस की कहानी शुरू होती है भारत के संसद भवन से, जहां एक ऐसा विचार सामने आया जो हमारे राजनीतिक सिस्टम को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए, संसद में एक नया बिल पेश होता है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। इसका सीधा सा मकसद एक ऐसी सिचुएशन के लिए नियम बनाना था जिसके लिए अब तक हमारे कानून में कोई साफ रास्ता नहीं था, जब कोई मंत्री किसी गंभीर आरोप में जेल में हो। तो इस बिल में आखिर है क्या? ये उस बड़ी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन देता है जिसके बारे में हमने अभी बात की? आइए इसे जरा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये 130वां संशोधन बिल एक बहुत ही सीधी सी बात कहता है। अगर कोई मंत्री किसी गंभीर आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने सख्त कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि ये संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उनका मानना है कि जब कोई मंत्री जेल से सरकार चलाता है तो इससे जनता का सरकार पर से भरोसा उठता है और एक सुनियोर सरकार जेल की सलाखों के पीछे से नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, आइडिया तो समझ में आ गया, पर असल में ये नियम काम कैसे करेगा? चलिए इसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, इस पूरे बिल की जो जान है वो बस एक नंबर में छुपी है, 30। लगातार 30 दिन हिरासत में। बस यही वो ट्रिगर है जो इस पूरे कानून को एक्शन में ले आएगा। इसका पूरा प्रोसेस आप 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहे। दूसरा स्टेप, उस पर जो आरोप है वो इतना गंभीर हो कि उसमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती हो। और तीसरा और आखिरी स्टेप, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो राष्ट्रपति या राज्यपाल कैबिनेट की सलाह पर उस मंत्री को पद से हटा सकते हैं। और यहीं पर यह बिल सबसे ज्यादा जरूरी और कह सकते हैं कि विवादास्पद हो जाता है। ये कार्रवाई हिरासत के आधार पर होगी, सजा के आधार पर नहीं। मतलब साफ है, मंत्री को हटाने के लिए कोर्ट के गिल्टी फैसले का इंतजार नहीं किया जाएगा। सिर्फ 30 दिन हिरासत में रहना ही काफी होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये नियम लागू किस किस पर होगा? इसका दायरा काफी बड़ा है। केंद्र के मंत्री, राज्यों के मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी इसके दायरे में आएंगे। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी इससे अलग नहीं है। लेकिन हां, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी है। अगर मंत्री हिरासत से रिहा हो जाता है तो उसे दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है तो जाहिर है उस पर बहस भी होती है, और ये बिल भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उन सवालों और विवादों को समझते हैं जो इसके साथ खड़े हो गए हैं। जो लोग इसके खिलाफ हैं उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी दलील ये है कि ये बिल न्याय के खिलाफ है। उनका तर्क है कि ये हमारे कानून के सबसे बेसिक सिद्धांत पर हमला है कि जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए वो निर्दोष है। पर यह बिल तो सजा से पहले ही फैसला सुना रहा है। दूसरी बड़ी चिंता है पॉलिटिकल मिसयूज, यानी राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा। जरा सोचिए, चुनाव से ठीक पहले कोई सेंट्रल एजेंसी विपक्ष के किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर ले, 30 दिन हिरासत में, और वो अपने पद से हटा दिए जाएंगे। मतलब ये एक ऐसा हथियार बन सकता है जिसका इस्तेमाल चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए भी हो सकता है। और तीसरी बड़ी बहस जुड़ी है हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर से, यानी केंद्र और राज्यों के पावर बैलेंस से, क्योंकि ये कानून सीधे सीधे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर असर डालेगा। तो एक डर ये भी है कि इससे केंद्र सरकार राज्यों पर ज्यादा हावी हो सकती है, जो पावर का बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी बहस दो बहुत मजबूत लेकिन एक दूसरे से एकदम अलग आइडियाज के बीच की टक्कर है। एक तरफ हैं वो लोग जो इसे क्लीन पॉलिटिक्स और जवाबदेह सरकार के लिए जरूरी मानते हैं, और दूसरी तरफ हैं वो जो इसे हमारी न्याय व्यवस्था पर हमला और राजनीतिक दुरुपयोग का एक खतरनाक टूल मानते हैं। तो इन सारी दलीलों, इन सारे डर और उम्मीदों के बीच हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। अब आगे क्या?
सच पूछिए तो ये पूरा मामला एक पतली रस्सी पे चलने जैसा है। एक तरफ है साफ सुथरी राजनीति की मांग और दूसरी तरफ है न्याय के वो उसूल जो किसी भी लोकतंत्र की पहचान होते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। जरा सी चूक और सब गड़बड़ हो सकता है। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। क्या राजनीति को साफ करने के लिए हम न्याय के सिद्धांतों के साथ समझौता करने को तैयार हैं? और अगर हां, तो किस हद तक? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ कानून नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।